गुड इवनिंग स्टूडेंट। जीआईसी टेक्निकल में मैं ए.के. वर्मा आपका स्वागत करते हैं। जैसा कि हम लोग नई सीरीज स्टार्ट किए हैं आईटीआई के लिए, ठीक है। तो आईटीआई के बच्चों के लिए स्पेशली यूपीपीसीएल और उत्पादन निगम के लिए हम लोग ने एक नया कोर्स स्टार्ट किया है जो कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बैच चल रहे हैं, ठीक। जो भी बच्चे ऑफलाइन में इंटरेस्टेड हैं वो हमारे संस्थान में आके संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो जैसा कि हमने पिछली 2 क्लास में देखे थे कि आईटीआई हम लोग कर लिए। अब आईटीआई के बाद क्या होता है कि हमारा एम क्या है, ठीक है, किस किस संस्थान में हम लोग किस पोस्ट पे हम लोग एलिजिबल होंगे उसको देखे थे। फिर उसके बाद हम लोग देखे थे कि हमारा जो आईटीआई का सिलेबस क्या है, ठीक। और सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग अगर उस सिलेबस को पूरा ए टू जेड हम लोग तैयार कर लेते हैं तो इंडिया की कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम होगा, ठीक है, तो उसको हम लोग आईटीआई के बच्चे आसानी से क्रैक कर सकते हैं, ठीक। तो उसके लिए हम लोग क्या किए थे कल कि हम लोग इलेक्ट्रिकल में कल पहला चैप्टर पढ़े थे जिसमें हम लोग क्या किए थे, हम लोग रेजिस्टेंस चैप्टर नंबर 1 में हम लोग स्टार्ट किए थे आईटीआई के लिए। चैप्टर नंबर 1 जिसको हम लोग बोले थे इलेक्ट्रिसिटी, ठीक। इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग देख रहे थे कि हमारे पास क्या है, करंट है, ठीक है, हमारे पास क्या है, करंट है, वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस, ठीक। इसके बारे में हम लोग बेसिक टर्म जानने के लिए पहला चैप्टर है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखे थे जो हमारा एटम होता है, क्योंकि कोई भी जो हमारी वस्तु है या कोई भी हमारे पास जो भी इक्विपमेंट है, कोई भी हमारे पास पदार्थ है, वो सबसे परमाणु से मिलकर बना है, ठीक। तो परमाणु में हम लोग देखे थे कि हमारे पास सबसे पहले न्यूक्लियस होता है जिसमें हमारे पास क्या था, प्रोटॉन था और क्या था, न्यूट्रॉन था, ठीक है। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बाद हमारे पास एक और बारीक कक्षा था जिसमें क्या था कि इलेक्ट्रॉन उसमें मूव कर रहे थे, ठीक। तो हम लोग देखे थे कि इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज है, फिर उसके बाद प्रोटॉन हमारे पास क्या है कि पॉजिटिव चार्ज है और न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं है। तो हम लोग देखें कि जैसे कि इलेक्ट्रॉन में जो हमारे पास निगेटिव चार्ज है वो कितना था, वो हमारे पास -1.6 × 10⁻, इतना कूलम, और प्रोटॉन पे कितना था, +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। तो इसके बाद और न्यूट्रॉन पे हमारे पास कोई चार्ज नहीं था, ठीक। अब फिर इसके बाद देखिए कि अगर हमारे पास कोई भी एटम है तो उसका कुछ ना कुछ वो मास गेन करेगा, उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा। तो ये फिर देखे थे। इसके बाद हम लोग चार्ज को जाने, चार्ज के बाद करंट को जाने, करंट के बाद वोल्टेज, वोल्टेज ड्रॉप, ये सब हम लोग जाने। लेकिन उससे पहले भी हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि ये सब की शुरुआत कैसे हुई, कि हम लोग वोल्टेज, करेंट, रेजिस्टेंस ये सब पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो क्या है कि जो इंसान है या फिर जो हमारी मनुष्य जाति है, ये क्या चाहती है कि कम समय में या फिर कम एफर्ट में हमको ज़्यादा आउटपुट मिले, ठीक। तो उसके लिए क्या किया कि स्टार्टिंग से ही हम लोग जानते थे कि जो आकाशीय बिजली होती है वो स्टार्टिंग से हम लोग देखते आ रहे हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग से जो आकाशीय बिजली हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या है, ऐसे ऐसे करके हमारी ग्राउंड पे जाती है, ठीक। तो ये पहले से हमको ये देखते हुए क्या हुआ कि लालसा पैदा हुई कि ये कौन क्या है। तो जब धीरे धीरे जब हमारा पता चला कि ये, इसको हम लोग विद्युत नाम दिए हैं, लेकिन ये कैसी विद्युत थी, ये स्टैटिक विद्युत थी। ये कैसी विद्युत थी, स्टैटिक करंट या फिर स्थिर, कैसी थी, स्थिर विद्युत। तो स्थिर विद्युत को हम लोग यूज में नहीं ला पा रहे थे, ठीक है, कि स्थिर विद्युत क्या था कि ये सडन चेंज करता था कि कम समय में बहुत ज़्यादा करंट और बहुत ज़्यादा वोल्टेज, ये
क्या कर रहा था कि ग्राउंड को डिस्चार्ज कर दे रहा था, और ये बहुत ही कम समय के लिए काम आता है। ठीक है, तो हम इसको क्या कर पा रहे थे कि कोई भी इसका यूज हम लोग नहीं कर पा रहे थे, तो हमने एक क्या बनाया कि इलेक्ट्रिक करंट या फिर प्रवाहित विद्युत। ठीक है, तो हम लोग ने क्या किया कि अपनी सुविधा के अनुसार एक प्रवाहित विद्युत बनाया, जिसको हम लोग क्या जनरेटर के द्वारा हम लोग जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि विद्युत जो है, विद्युत को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। विद्युत हमारे पास क्या है कि विद्युत की कितनी पार्ट है, दो पार्ट। पहला कौन सा है, स्थिर विद्युत, जिसको अचर विद्युत बोलते हैं या चर विद्युत, इसको क्या बोलते हैं, अचर विद्युत। और फिर उसके बाद क्या है, अस्थिर, या फिर इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक प्रवाहित विद्युत। तो हमारे पास क्या है कि दो विद्युत है, जो विद्युत है हमारे पास कि एक स्थिर है और एक हमारे पास प्रवाहित है। स्थिर को हम लोग स्टैटिक करंट, ठीक है, स्टैटिक करंट, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, ठीक। तो इसके अंदर हम लोग देखे थे कि स्टैटिक में हम लोग कोई भी उसका बिजली यूज नहीं कर पा रहे थे, तो हम लोग किस पे गए, प्रवाहित विद्युत पे। फिर उसके बाद हम लोग चार्ज पे देखे कि चार्ज मतलब आवेश। तो ये हम लोग क्या देखे थे कि ये एक ऐसी इमेजिनरी फोर्स थी जिसकी वजह से क्या हो रहा था कि हमको या तो अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन फोर्स का फील हो रहा था। ठीक, या फिर जैसे हम लोग देखे हैं कि कभी वो बचपन में कि अगर स्केल को हम लोग अपने बाल में रगड़े, उसके बाद छोटे छोटे कागज को उसके पास लेके जाए तो वो चिपका लेता था। ठीक है, या फिर कोई भी रॉड हो, अब बिल्ली की खाल पे हम लोग रगड़ते हैं तो क्या होता है कि रगड़ने के बाद अगर छोटी छोटी कागज है, ठीक, अगर उसके हम लोग उसको पास में लेके जाएंगे तो क्या होगा कि उसको चिपका लेता है। तो वो हमारे पास क्या है कि वो चार्ज है। ठीक, तो वो क्या हमारा चार्ज है, कि चार्ज क्या है कि एक ऐसी इमेजिनरी फोर्स है, ठीक, जिसकी वजह से हमको आकर्षण या फिर प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग देखे थे कि जब हमारा चार्ज हो गया तो करंट आया। तो करंट में क्या था, और चार्ज को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, क्यू से हम लोग डिनोट करते हैं, और इसका मात्रक क्या था, कूलाम था। इसका मात्रक क्या था, कूलाम। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग देखें कि इलेक्ट्रिक करंट, या फिर इलेक्ट्रिक करंट या फिर करंट, इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, आई से। इसका मात्रक क्या है, एम्पियर, जिसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं, या फिर एम्पियर, या फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, मतलब कि Q बाई टी। आई बराबर क्या है कि आवेश के प्रवाह की दर क्या हो जाएगा, चार्ज करंट हो जाएगा। आवेश की प्रवाह की दर क्या हो जाएगी, करंट हो जाएगी। तो इसका मात्रक क्या था, कूलाम पर सेकेंड। ठीक, या तो इसको हम लोग कूलाम पर सेकेंड बोले, या फिर हम लोग इसको क्या बोले, एम्पियर बोल दिए। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग अगला देखे थे वोल्टेज। तो वोल्टेज क्या था, इसको किससे डिनोट कर रहे थे, कैपिटल V से, और इसका मात्रक क्या था, वोल्ट। ठीक, इसका मात्रक क्या था, वोल्ट था। ठीक, और ये क्या था कि किसी भी आवेश को अनंत से किसी एक पॉइंट पे जो लाने में किया गया कार्य है वो क्या है, हमारा वोल्टेज है। तो इसको हम लोग क्या बोल रहे थे, V = W/Q, या फिर
W को हम लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी, एनर्जी का मात्रक जूल पर कूलाम, जूल पर कूलाम, ठीक। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, वोल्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग देखे थे कि वोल्टेज डिफरेंस, इसका मतलब कि 2 वोल्ट के बीच में जो डिफरेंसेस है उसको हम लोग क्या बोल देंगे, वोल्टेज डिफरेंस। फिर उसके बाद ईएमएफ था, तो ईएमएफ क्या है कि किसी आवेश को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो पहुंचाने में जो दी गई एनर्जी है उसको हम लोग क्या बोल रहे थे कि ये है ईएमएफ, ठीक है। तो हमारे पास क्या हुआ कि वोल्टेज आ गया, करंट आ गया, ठीक है, और चार्ज आ गया। इसके बाद अगला हम लोग आज टॉपिक पढ़ेंगे रेजिस्टेंस। अगला टॉपिक क्या है, रेजिस्टेंस, ठीक। तो रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध, प्रतिरोध। अब जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि प्रतिरोध, तो प्रतिरोध का मतलब क्या है कि किसी भी चीज का कोई जो अपोज करे वो क्या है, प्रतिरोध है, ठीक। तो हमारे इलेक्ट्रिकल टर्म में क्या होगा कि जो हमारे करंट है, तो करंट हमारी क्या कर रही है, फ्लो कर रही है, ठीक। तो जब करंट फ्लो कर रही है तो करंट का विरोध करने वाली जो फिनोमिना हो जाएगी वो क्या कहलाएगी, प्रतिरोध कहलाएगी, ठीक है। करंट की जो विरोध करने वाली फिनोमिना है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि प्रतिरोध को क्या बोलेंगे कि पदार्थ का वह गुण, ठीक है, पदार्थ का वह गुण जिसमें हम करंट के बहने का जो विरोध करती है वो क्या हो जाएगा, प्रतिरोध हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं कि पदार्थ का वह गुण, पदार्थ का वह गुण, पदार्थ का वह गुण, पदार्थ का वह गुण है जो, पदार्थ का वह गुण है जो कि चालक में, जो कि चालक में, जो कि चालक में धारा के, जो कि चालक में धारा के बहाव में, चालक के धारा में के बहाव का विरोध करता है। क्या हो जाएगा कि जो धारा के बहाव या प्रवाह, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, प्रवाह का विरोध करता है, ठीक है। इसका मतलब रेजिस्टेंस क्या है कि किसी भी कंडक्टर में करंट के जो फ्लो हो रही है तो उसमें जो फ्लो में जो बाधा पैदा हो कर रहा है उसको हम लोग क्या बोल देंगे, रेजिस्टेंस बोल देंगे, ठीक है। इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं, ठीक है, कि या फिर यह डीसी में, यह डीसी में धारा के, यह डीसी में, यह डीसी में धारा के विरोध करता है, विरोध करता है, ठीक। इट ऑफर अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट इन डीसी सर्किट, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, इट्स ऑफर्ड
इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इट्स ऑफर्ड opposition its opposition to the flow of current in DC ठीक है। तो रेजिस्टेंस क्या है कि ये करंट के प्रवाह का जो विरोध करता है वो क्यों, इसको क्या कह देंगे, रेजिस्टेंस कह देंगे। ठीक है, इसको किससे डिनोट करते हैं, इसको कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं तथा इसका मात्रक ओम होता है। ठीक, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, ओम होता है। ठीक है, तो जो हमारे पास रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस से बहुत सारे क्वेश्चन उठते हैं। ठीक, कि रेजिस्टेंस क्या काम करता है, करंट के बहाव का जो विरोध करता है वो क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, इसको कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, और इसका मात्रक क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा। तो पेपर में सबसे ज़्यादा इसका मात्रक पूछता है कि ओम का रेजिस्टेंस का मात्रक क्या हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस का मात्रक क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो जब हम लोग देख लिए कि रेजिस्टेंस क्या है, कि करंट का क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है, कि करंट हमारी जैसे फ्लो कर रही है तो करंट के फ्लो में जो बाधा पैदा करता है वो क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो हम लोग एक देखते हैं कि रेजिस्टेंस किस किस पदार्थ पर या फिर किस पे निर्भर करता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि रेजिस्टेंस का नियम, रेजिस्टेंस लॉ या फिर प्रतिरोध का नियम। अब प्रतिरोध के नियम में क्या है कि एक चीज़ हम लोग देखे हैं कि जैसे जैसे हमारी करंट फ्लो कर रही है, जैसे हमारी करंट फ्लो कर रही है उसमें हमारा रेजिस्टेंस क्या काम कर रहा है कि करंट को फ्लो होने में बाधा पैदा कर रहा है। तो हम लोग एक चीज़ जान रहे हैं कि जो करंट है वो करंट कहाँ फ्लो करेगी, तार में। ठीक, और तार हमारे पास क्या है कि लंबा हो सकता है या फिर मोटा हो सकता है। ठीक, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस कितना होगा उसमें हम यहाँ पे हम लोग देखेंगे रेजिस्टेंस के नियम में। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्या है कि जो हमारा रेजिस्टेंस है वो लंबाई के समानुपाती होता है, यानी क्या हो जाएगा, प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है। रेजिस्टेंस क्या है कि प्रतिरोध के समानुपाती होता है। ठीक, इसका मतलब कि जो हमारा रेजिस्टेंस है किस पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे। ठीक, कि हमारे पास जो तार है अगर जितनी लंबी तार होगी, ठीक, जितनी लंबी तार होगी क्या होगा
कि उतना ही हमारा क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ते जाएगा। ठीक, और उसके बाद सेकेंड हमारा क्या है, अगर हम लोग इसको फर्स्ट माने, ठीक, सेकेंड हमारा क्या है कि प्रतिरोध किसी पदार्थ या चालक के या कंडक्टर के क्या है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो हमारे पास रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, एरिया के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। ठीक, इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे हम किसी तार की एरिया को बढ़ाएंगे वैसे वैसे उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, या फिर जैसे जैसे हम एरिया को कम करेंगे इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होते जाएगा। एक हम लोग इस एग्जाम्पल से हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे कि एक हमारे पास क्या है, रोड है, एक क्या है हमारे पास, रोड है। ठीक, ये रोड क्या है कि छोटी सी रोड है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये रोड इतनी लंबाई की है, ठीक है, ये रोड क्या है हमारा L लंबाई का है। ठीक, तो इसमें अगर हम मान लेते हैं कि छोटे छोटे हमारे पास क्या है, गड्ढे हैं। ठीक, तो ये क्या है यहाँ पे कि एक रोड है हमारे पास और छोटे छोटे गड्ढे हैं। अगर यहाँ पे हम लोग अपनी बाइक लेके जाएंगे, ठीक, तो बाइक लेके जाएंगे तो यहाँ पे अगर हमारे पास लंबाई कम है, यहाँ से यहाँ पहुँचने में हमको कम समय लगेगा। इसका मतलब क्या है कि छोटे छोटे गड्ढे जो हैं, हम जो करंट हमारी फ्लो कर रही है, इसका मतलब जो हमारी गाड़ी चल रही है यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसको क्या करेगा कि कम रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा। ठीक, और वैसे और फिर उसके बाद अगर हम लोग इसी में लंबाई को और ऐड कर देंगे तो हमारा क्या होगा कि यहाँ पे हो सकता है और गड्ढे हो। ठीक है, तो हमारा पास यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये यहाँ तक पहुँचने में ज़्यादा रेजिस्टेंस फेस करेगा। ठीक, तो इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे हम लोग अगर रेजिस्टेंस लंबाई बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे क्या हो रहा है, हमारा जैसे जैसे लंबाई बढ़ रही है, ठीक, वैसे वैसे रेजिस्टेंस भी बढ़ते जाएगा। ठीक, अगर यही लंबाई अगर हम लोग और लंबा कर दें, ठीक है, तो यहाँ तक पहुँचने में और इसकी लंबाई बढ़ गई, इसका मतलब कि इसका रेजिस्टेंस और भी बढ़ गया। ठीक, तो हमको जितनी लंबाई फेस करनी पड़ेगी, ठीक है, हमको जितना लंबा फेस जाना होगा हमारी रेजिस्टेंस क्या होगी, उतनी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, और यदि यही अगर हम लोग क्या बोले थे कि जो एरिया है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब क्या है कि जो हम अगर एरिया बढ़ा दें, ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब यहीं पर इतना चौड़ा रोड है, अगर यहाँ पे इतने चौड़े रोड पे जो हमारी गाड़ी चल रही है, हो सकता है 2-3 गाड़ी आगे से भी आ जाए, पीछे से भी आ जाए, तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर गाड़ी आगे से आ गई तो हमको ब्रेक लगाना पड़ जाएगा ना। तो जो हम ब्रेक लगा रहे हैं इसका मतलब हमारे स्पीड में बाधा पैदा हो रही है ना, और हमको और लेट हो जाएगा। इसका मतलब कि हम लोग एरिया क्या कर रहे हैं, अगर कम करेंगे तो रेजिस्टेंस हमको ज़्यादा फेस करना पड़ेगा। ठीक, और यही अगर हम लोग एरिया को क्या करो, रोड को चौड़ा कर दो, अगर हम लोग रोड को चौड़ा कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम लोग अपनी जो बाइक है इधर उधर से भी निकाल के जा सकते हैं, या फिर यहीं पे हम लोग एक बाइक की जगह 2-3 बाइक लेके जा सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कि हम लोग एक की जगह 2-3 बाइक लेके जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो हमारी स्पीड है वो ज़्यादा हो जाएगी। अब स्पीड ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि रेजिस्टेंस कम हो रहा है। तो हम लोग जैसे कि देख रहे हैं कि जो अगर एरिया बढ़ा रहे हैं तो रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, तो इससे हम लोग इसको रिलेट कर सकते हैं, ठीक है, कि प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है। इसका मतलब जैसे जैसे हम लोग लंबाई बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, इसका रेजिस्टेंस भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या है कि प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, ठीक है, किसी पदार्थ का जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है चालक का, अगर हम लोग बढ़ा दें तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा,
कम हो जाएगा। ठीक, तो अगर हम लोग पहला समीकरण पहला और दूसरा से, अगर ये हमारे पास समीकरण 1 है, ये हमारे पास क्या है समीकरण 2 है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L/A लिख सकते हैं। ठीक, या फिर इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, या फिर इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, R बराबर रो L/A। ठीक, तो ये हमारा क्या है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा कि R इक्वल टू रो L/A। ठीक है, इसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे, ओम से। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। तो एक हमारे पास रेजिस्टेंस क्या है कि रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर में करंट के फ्लो होने का जो विरोध करती है वो क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस हो जाएगा। और R बराबर क्या होता है, R इक्वल टू रो L/A, जहाँ रो बराबर क्या हो जाएगा, रजिस्टिविटी, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं प्रतिरोधकता। रजिस्टिविटी, या इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, यहाँ तक नोट कर लीजिए। और अगर यहाँ तक ना समझ में आया हो तो आप कमेंट कर दीजिए, जिसकी सहायता से हम अगले क्लास में आप तक ये टॉपिक दोबारा आपको समझा देंगे। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक, या फिर वीडियो पॉज करके आप इसको लिख लीजिए। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग देखे हैं कि रेजिस्टेंस क्या है, करंट को फ्लो होने में जो अपोज पैदा करता है वो क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस। जो हम लोग देखे यहाँ पे R बराबर रो L/A। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोले हैं, ओम। जहाँ पे रो क्या है हमारे पास, रजिस्टिविटी है। ठीक है, तो रजिस्टिविटी क्या हो जाएगा कि ये क्या है कि ये एक ऐसा गुण है किसी पदार्थ का जो अलग अलग पदार्थ का अपना अलग अलग गुण होता है। ठीक है, रजिस्टिविटी क्या है कि यह अपने पदार्थ का अलग अलग ऐसा गुण है, ठीक है, जो करंट को फ्लो होने में जो एक बाधा पैदा करता है। तो हर एक पदार्थ का रजिस्टिविटी क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, लेकिन रेजिस्टेंस क्या होगा, वो अलग अलग मेथड पे या फिर हम लोग करते हैं पैरामीटर पे क्या करेगा, वेरी करेगा। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या है कि ये अलग अलग पैरामीटर पे वेरी कर सकता है, लेकिन रजिस्टिविटी क्या है, ये एक कांस्टेंट है जो कि हर एक मटेरियल के लिए अलग अलग होता है। ठीक है, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या है, प्रत्येक चालक, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, प्रतिरोधकता, या फिर इसको हम लोग क्या बोले, रजिस्टिविटी। ठीक, अब रजिस्टिविटी क्या है कि प्रत्येक चालक अपनी संरचना के अनुसार, इसको लिख लो, प्रत्येक चालक अपनी संरचना के अनुसार प्रत्येक चालक अपनी संरचना के अनुसार अपने
अपने में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का विरोध करता है। विद्युत धारा का विरोध करता है। ठीक, रजिस्टिविटी क्या हो जाएगा कि ये एक अपने चालक का या फिर किसी भी मटेरियल का अपनी खुद की प्रॉपर्टी है, ठीक, जो कि अपने में से प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा का विरोध करता है। ठीक, इसको हम लोग इस एग्जांपल से समझ सकते हैं कि अगर हमारे पास एक रोड है, ठीक, जो कि यहाँ पे अगर हम लोग बनारस में हैं तो लंका से अगर कैंट जा रहे हैं, क्या है, लंका से कैंट की तरफ जा रहे हैं, ठीक, तो कैंट की तरफ जाने में जो इसके रोड है वो रोड की अपनी अलग प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, इस रोड की क्या है कि अपनी अलग प्रॉपर्टी होगी, और यहीं से अगर हम लोग लंका से DLW की ओर जा रहे हैं, ठीक, तो इस रोड की अपनी अलग प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि ये रोड जो है अपने में से जो भी करंट जा रही है उसका जो विरोध कर रहा है, ठीक है, तो वो इसकी क्या हो जाएगी, रजिस्टिविटी हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जो भी हमारे पास यहाँ पदार्थ है, ठीक, वो क्या है कि वो जो रजिस्टिविटी है वो करेंट का क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। लेकिन ये किस पर डिपेंड कर रहा है, अपनी संरचना के अनुसार, यानी कि हर एक रोड की अपनी अपनी प्रॉपर्टी होगी। इसका मतलब हम लोग ये भी कर सकते हैं कि किसी पदार्थ की रजिस्टिविटी पदार्थ की बनावट पर निर्भर करता है। बनावट पर निर्भर करता है, यानी कि रजिस्टिविटी किस पे निर्भर कर रहा है, मटेरियल पर निर्भर कर रहा है। ठीक है, जो हमारा मटेरियल का कंस्ट्रक्शन है उस पे रजिस्टिविटी क्या कर रहा है, निर्भर कर रहा है। ठीक, तो यहाँ से हमारा ये बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक बन जाता है। यहाँ से एक क्वेश्चन उठता है हमेशा कि रजिस्टिविटी किस पर निर्भर करता है। ठीक है, तो रजिस्टिविटी किस पर निर्भर करता है, तो अगर हम लोग यहाँ से देखेंगे तो इसको करेंगे तो हम लोग रजिस्टेंस, लेंथ या एरिया पे, तो हम लोग वो भी ऑप्शन दिया रहेगा। एक चौथा ऑप्शन दिया रहेगा कि पदार्थ की बनावट पे। ठीक है, तो रजिस्टिविटी किस पे निर्भर करता है, पदार्थ की बनावट पे, न कि रजिस्टेंस, लेंथ या फिर एरिया पे। ये सब पे निर्भर न करके रजिस्टिविटी क्या है कि पदार्थ की बनावट पे ये क्या करेगा, निर्भर करता है। ठीक है, ये हो गया। अब इसके आगे चलते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग देखे थे कि जो रजिस्टिविटी है, ठीक, R इक्वल टू क्या है, रो L बाई ए, या फिर रो इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, RA बाई L। रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, RA बाई L। ठीक है, तो रजिस्टिविटी का मात्रक क्या हो जाएगा, रजिस्टिविटी का मात्रक या फिर यूनिट। ठीक, तो रो बराबर क्या हो जाता है, R। रेजिस्टेंस का मात्रक क्या हो जाएगा, ओम। रेजिस्टेंस का मात्रक ओम हो जाएगा। एक मिनट दोस्त, सिग्नल चला गया है, बंद हो गया।